3 और H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब समीकरण दिखता है 3Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + H2। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन का हिसाब तो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ गया। बाईं तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए और दाईं तरफ सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, अब इस आखिरी टुकड़े को ठीक करते हैं। बाईं ओर 8 हाइड्रोजन है, तो दाईं ओर भी 8 चाहिए। तो दाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। और हमारी पहेली सुलझ गई। संतुलित समीकरण है 3Fe + 4H2O, तीर चिन्ह बनाइए, Fe3O4 + 4H2O। अब आप जांच सकते हैं दोनों तरफ हर चीज का हिसाब बराबर है। ये तो काम करता है, पर अगर पहेली बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो तब तो अंदाजा लगाना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। क्या इसका कोई चीट कोड है? चीट कोड तो नहीं, लेकिन एक ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम जरूर है। बीजगणित विधि। ये तब काम आती है जब अंदाजा लगाना मुश्किल हो। मान लीजिए हमें ब्यूटेन का जलने का समीकरण संतुलित करना है। हम हर किसी के आगे एक चर लगा देते हैं, AC4H10 + BO2, तीर चिन्ह बनाइए, CCO2 + DH2O। और फिर अब हर तत्व के लिए एक समीकरण बनाते हैं। कार्बन के लिए 4A = C, हाइड्रोजन के लिए 10A = 2D और ऑक्सीजन के लिए 2B = 2C + D। बाप रे, ये तो मैथ्स क्लास बन गई। थोड़ी सी। अब बस किसी एक चर मान लीजिए, A को 1 मानकर बाकी सबका मान निकाल लीजिए। C 4 आएगा, D 5 आएगा और B का मान 6.5 आएगा। 6.5? लेकिन समीकरण में आधा अधूरा गुणांक तो नहीं हो सकता। 6.5 ऑक्सीजन का क्या मतलब? सही पकड़े। तो हम बस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे ताकि दशमलव हट जाए। अच्छा। और हमें हमारा अंतिम बिल्कुल सटीक संतुलित समीकरण मिल जाएगा। 2C4H10 + 13O2 gives 8CO2 + 10H2O। ये तरीका कभी फेल नहीं होता, चाहे समीकरण कितना भी जटिल क्यों ना हो। तो आज हमने परमाणुओं की सामाजिक जिंदगी का पूरा जायजा लिया। हमने देखा कि वो कैसे रिश्ते बनाते हैं, तोड़ते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पार्टनर बदलते हैं और इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। और हमने इन सभी कहानियों को लिखने का सही व्याकरण भी सीखा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है विलयन, या जिसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सॉल्यूशंस किताब का एक हिस्सा है और हमारा मिशन है घोलने जैसी एक साधारण से लगने वाली प्रक्रिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझना। बिल्कुल। ये एक ऐसा काम है जो हम सबने किया है, चीनी घोलना, नमक घोलना, पर यही प्रक्रिया तय करती है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक में फिज क्यों है या दुनिया की सबसे मजबूत धातुएं कैसे बनती हैं। बिल्कुल सही कहा। विलयन सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित नहीं है। असल में हम विलयनों से घिरे हुए हैं, बल्कि हम उनके अंदर ही रहते हैं। अच्छा। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो एक गैसीय विलयन है। जो सोडा हम पीते हैं वो एक द्रव विलयन है। यहाँ तक कि आप देखिए, हमारे शरीर में दौड़ता खून भी एक बहुत ही जटिल विलयन है। तो आज हम इसी रोजमर्रा के जादू की परतों को खोलेंगे कि ये बनते कैसे हैं और इनके गुण इतने अलग क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। स्रोत में एक शब्द आता है समांगी मिश्रण। जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक जैसे गायब सा हो जाता है और सब कुछ एक जैसा दिखने लगता है। क्या यही समांगी का मतलब है? हाँ, बिल्कुल यही। समांगी का मतलब है कि मिश्रण की बनावट और उसके गुण हर जगह, मतलब हर बूंद में एक जैसे होते हैं। हर बूंद में? जी। आप शरबत का पहला घूंट लें या आखिरी, मिठास वही रहेगी। अगर आप आणविक स्तर पर देखें तो इसका मतलब है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच पूरी तरह से और समान रूप से फैल गए हैं। मतलब कोई गुच्छा नहीं, कोई अलग परत नहीं। कोई अलग परत नहीं, सब कुछ एक हो गया है। तो अगर हम इस समांगी मिश्रण को और करीब से देखें तो इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं? इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और चीजों को अपने अंदर घोलता है। शरबत के मामले में ये पानी है। ठीक है। और दूसरा है विलय यानी सल्यूट, जो कम मात्रा में होता है और घुल जाता है, जैसे कि चीनी। अच्छा, इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है शायद, कि विलय विलायक में विलय हो जाता है। हाँ, ये अच्छा तरीका है। तो विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। ये तो सरल है, लेकिन स्रोत में पानी को सार्वभौमिक विलायक कहा गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये तो एक बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या ये सच में सार्वभौमिक है? मैंने तेल को पानी में घुलने की कोशिश की, वो तो नहीं घुलता। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ले जाता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसा है वैसे को घुलता है। जी। पानी एक ध्रुवीय या पोलर अणु है, जिसका मतलब है कि उसके एक सिरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है। एक छोटे चुंबक की तरह आप कह सकते हैं। यही गुण उसे दूसरे ध्रुवीय अणुओं जैसे चीनी और आयनिक यौगिकों जैसे नमक को अपनी ओर खींचकर घुलने की अद्भुत क्षमता देता है। अच्छा, तो तेल इसलिए नहीं घुलता क्योंकि वो पानी जैसा ध्रुवीय नहीं है। एकदम सही। तेल और वसा अध्रुवीय यानी नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई चार्ज अलगाव नहीं होता, इसलिए पानी के अणु उन्हें अपनी ओर नहीं खींच पाते और वे अलग अलग रहते हैं। और ये भी जरूरी है। हाँ, और मजे की बात यह है कि पानी की यही अक्षमता भी जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है। हमारे शरीर की हर कोशिका की बाहरी झिल्ली वसा से बनी होती है। ओह। अगर पानी सब कुछ घोल लेता तो हमारी कोशिका ही पानी में घुल जाती। तो पानी का सार्वभौमिक होना और कुछ चीजों को ना घुल पाना, दोनों ही जीवन के लिए बहुत अहम है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, एक और बात, जब नमक घुलता है तो वो सचमुच कहाँ चला जाता है? हम उसे देख क्यों नहीं पाते? इसका सीधा संबंध कणों के आकार से है।
जब नमक जैसा कोई विलय पानी में घुलता है तो वह अपने क्रिस्टल रूप से टूटकर अलग अलग आयनों या अणुओं में बिखर जाता है और इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर? ये कितना छोटा होता है अंदाजे के लिए? कल्पना कीजिए, एक इंसान का बाल लगभग 80,000 नैनोमीटर मोटा होता है, तो ये कण उससे भी हजारों गुना छोटे हैं। हजारों गुना? जी, इतने छोटे कि उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। वे पानी किरणों के बीच की खाली जगहों में समा जाते हैं, इसीलिए वो गायब हुए से लगते हैं। और शायद इसी वजह से विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। स्रोत में इसका जिक्र है, ये क्या चीज है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के बिखरने की घटना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने कभी किसी अंधेरे धूल भरे कमरे में रोशनदान से आती हुई रोशनी का रास्ता साफ देखा है? हाँ हाँ बिल्कुल, या सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर की बीम। बिल्कुल, हवा में मौजूद धूल के कण प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे हमें उसका रास्ता दिखने लगता है। यही टिंडल प्रभाव है। और विलियन में ऐसा नहीं होता? नहीं, क्योंकि विलियन के कण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ से भी बहुत छोटे होते हैं। अच्छा। वे इतने छोटे हैं कि प्रकाश की किरणें उनसे टकराकर बिखरने के बजाय उनके बगल से सीधी निकल जाती हैं। इसलिए जब आप एक साफ विलियन से लेजर बीम गुजारेंगे तो आपको उसका रास्ता नहीं दिखेगा। ये एक तरह से विलियन की पहचान है। तो छोटे आकार की वजह से वे प्रकाश को नहीं बिखेरते, गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं बैठते और फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं। ये तो कमाल है। लेकिन जब हम विलियन सोचते हैं तो दिमाग में हमेशा कोई तरल चीज ही आती है। स्रोत कहता है कि विलियन ठोस और गैस भी हो सकते हैं। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। विलियन का जो प्रकार है वो हमेशा उसके विलायक की अवस्था से तय होता है, विलय की नहीं। जैसे कि गैसीय विलियन, हवा के अलावा और क्या हो सकता है? हवा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हम एक गैसीय विलयन के महासागर में ही तो रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन गैस, जो लगभग 78% है, वो विलायक है। और ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब विलय हैं? जी, ये गैस में गैस का विलयन है। और द्रव विलयन तो हम जानते हैं, पर उसमें भी कई तरह के मेल हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। सोडा वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली होती है, ये गैस का द्रव में विलयन है। सिरका, जिसमें एसिटिक एसिड को पानी में घोला जाता है, वो द्रव का द्रव में विलयन है। और चीनी का शरबत ठोस का द्रव में विलयन है। सही। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है ठोस विलयन। क्या इसका मतलब है कि मिश्र धातु मतलब एलॉयज असल में विलयन है, जैसे पीतल या स्टील? हाँ, और यही बात इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस में क्रांति ला देती है। पीतल को ही लीजिए, ये तांबे और जस्ते का एक ठोस विलयन है। अच्छा। इसे बनाने के लिए जस्ता, जो कि विलेय है, उसे पिघले हुए तांबे यानी विलायक में मिलाया जाता है और फिर इस मिश्रण को ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा होने पर जस्ता के परमाणु तांबे के परमाणुओं के क्रिस्टल ढांचे में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो इसका फायदा क्या है? हम सिर्फ दो धातुओं को मिला ही तो रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ मिला नहीं रहे, हम आणविक स्तर पर एक पूरी तरह से नई सामग्री बना रहे हैं, जिसके गुण बिल्कुल अलग हैं। पीतल शुद्ध तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और जंगरोधी होता है। और स्टील को देखिए, जो लोहे और कार्बन का विलयन है। शुद्ध लोहा उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा कार्बन घोल दिया जाता है तो स्टील बनता है, जिसने पूरी दुनिया का ढांचा बदल दिया है। सही बात है, गगनचुंबी इमारतों से लेकर पुलों तक। जी, तो ये घोलना सिर्फ स्वाद बदलने तक सीमित नहीं है, ये एक तरह से आविष्कार करने जैसा है। ये तो सचमुच सोचने का एक नया नजरिया है। अच्छा, मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। मैं कभी कभी नींबू पानी में इतनी चीनी घोलने की कोशिश करती थी कि वो घुलना ही बंद हो जाती थी और नीचे बैठने लगती थी। लगता है इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है। हाँ बिल्कुल है। ये हमें घुलनशीलता के आधार पर विलयनों के प्रकारों पर लाता है। जब आप और चीनी घोल पा रही थी तब वो विलयन असंतृप्त था, अनसैचुरेटेड। उसमें अभी भी विलय के लिए जगह थी। पानी के अणुओं के बीच की सारी खाली जगह चीनी के अणुओं से भर चुकी थी। अब पानी कह रहा था बस और नहीं। लेकिन स्रोत में एक तीसरे बहुत ही दिलचस्प प्रकार का भी जिक्र है, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड। और इसमें चाशनी का उदाहरण दिया गया है। ये केमिस्ट्री के छोटे मोटे जादू जैसा है। मान लीजिए आपके पास एक संतृप्त विलयन है। अब अगर आप उसे गर्म करें तो क्या होगा? और चीनी घुल जाएगी। हाँ, क्योंकि ज्यादातर ठोस चीजों की घुलनशीलता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है, तो गर्म करने पर आप उसमें और भी चीनी घोल पाएंगे। ठीक है, ये तो समझ आता है। अब आता है मजेदार हिस्सा। अगर आप इस गर्म गाढ़े विलयन को बिना हिलाए जुलाए बहुत धीरे धीरे ठंडा करें तो अतिरिक्त चीनी घुली रह सकती है। अच्छा। ये विलयन अब अपनी क्षमता से ज्यादा विलय लिए हुए है और ये बेहद अस्थिर होता है। जरा सा हिलाने पर या उसमें चीनी का एक दाना डालने पर सारी अतिरिक्त चीनी एक साथ क्रिस्टल बनकर विलयन से बाहर आ जाती है। वाह। मिठाइयों के लिए बनने वाली चाशनी या रॉक कैंडी इसी सिद्धांत पर बनती है। मैंने अपनी लैब में कई बार छात्रों को ये करके दिखाया है और हर बार उनका चेहरा देखने लायक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान का घुलनशीलता पर बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना? नहीं, ठोस और गैस के लिए ये अलग अलग काम करता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा हमने अभी देखा, ज्यादातर ठोस पदार्थों के लिए तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। गर्म चाय में चीनी जल्दी घुलती है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ने से विलायक के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वे ज्यादा तेजी और ताकत से विलय के कणों से टकराते हैं। लेकिन गैसों के साथ मामला उल्टा क्यों है? स्रोत कहता है कि तापमान बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। ये बिल्कुल सही है और इसके पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गैस का किसी द्रव में घुलना आमतौर पर एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है। इसमें गर्मी बाहर निकलती है।
अब रसायन विज्ञान के एक नियम के अनुसार अगर आप सिस्टम में गर्मी डालेंगे, मतलब तापमान बढ़ाएंगे, तो सिस्टम उस गर्मी को कम करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने का तरीका है गैस को विलयन से बाहर निकालना। इसका मतलब गर्म पानी में कम गैस घुली होगी। हाँ, इसीलिए गर्म पानी की झीलों या नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए जानलेवा हो सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तापमान के अलावा दबाव का भी जिक्र है और यहाँ हेनरी का नियम आता है। ये मुझे हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल लगता है, खासकर कोल्ड ड्रिंक की वजह से। हेनरी का नियम खास तौर पर द्रवों में गैसों की घुलनशीलता के बारे में है। ये नियम कहता है कि एक स्थिर तापमान पर किसी द्रव में गैस की कितनी मात्रा घुलेगी, यह सीधे सीधे उस गैस के दबाव पर निर्भर करता है। सरल शब्दों में, जितना ज्यादा दबाव उतनी ही ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में यही हो रहा होता है। एकदम। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बहुत उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ सील किया जाता है। यह उच्च दबाव कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती पानी में घुलकर रखता है। जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, एक फिस की आवाज आती है। हाँ। वो आवाज उच्च दबाव वाली गैस के बाहर निकलने की है। बोतल के अंदर का दबाव तुरंत गिरकर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और दबाव कम होते ही गैस बाहर आने लगती है। हेनरी के नियम के अनुसार कम दबाव मतलब कम घुलनशीलता। अब पानी उतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर नहीं रख सकता, इसलिए अतिरिक्त गैस बुलबुलों के रूप में तेजी से बाहर निकल आती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हेनरी के नियम का एक शानदार प्रदर्शन है। बिल्कुल। तो अब तक हमने विलयन के गुण और प्रकार समझे, लेकिन मुझे एक बात और साफ करनी है। अगर नमक का पानी एक वास्तविक विलयन है, तो फिर दूध क्या है? वो भी एक तरल मिश्रण है, पर वो पारदर्शी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें मिश्रणों के एक पूरे स्पेक्ट्रम को समझने में मदद करता है। जैसा हमने पहले बात की थी, सब कुछ कणों के आकार का खेल है। ठीक है। स्रोत में 3 मुख्य श्रेणियों की तुलना की गई है: वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। चलिए एक एक करके देखते हैं। वास्तविक विलयन तो हम समझ गए। हाँ, इसमें कण 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। यह पारदर्शी है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता और कण कभी नीचे नहीं बैठते। नमक का पानी इसका क्लासिक उदाहरण है। अब आते हैं कोलॉइड पर। कोलॉइड दूध इसी श्रेणी में आता है। बिल्कुल। कोलाइड में कणों का आकार विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटा होता है, आमतौर पर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। दूध में पानी के अंदर वसा और प्रोटीन के कण इसी आकार के होते हैं। अच्छा, और ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को बिखेर सकते हैं? जी, इसीलिए कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अगर आप दूध के ग्लास से लेजर लाइट गुजारेंगे तो आपको उसका रास्ता साफ दिखेगा। ये आमतौर पर पारभासी होते हैं और इनके कण भी सामान्यतः नीचे नहीं बैठते। कोहरा और धुआं भी कोलाइड के ही उदाहरण हैं। और फिर तीसरी श्रेणी है निलंबन, सस्पेंशन, जैसे पानी में रेत। यहाँ कण 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, इतने बड़े कि आप उन्हें नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ये मिश्रण अपारदर्शी होता है और अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और आप उन्हें आसानी से छान कर अलग भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार जब मैं दूध देखूंगी तो याद रखूंगी कि ये एक विलयन नहीं बल्कि एक कोलॉइड है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? हमने सीखा कि विलयन सिर्फ तरल नहीं बल्कि ठोस और गैस भी हो सकते हैं। उनके कणों का छोटा आकार उन्हें खास गुण देता है और तापमान और दबाव जैसे कारक ये नियंत्रित करते हैं कि कौन सी चीज किस में कितनी घुलेगी। बिल्कुल। जिसका असर हमारी कोल्ड ड्रिंक से लेकर हमारी धरती के पारिस्थितिकी तंत्र तक पर पड़ता है। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें हमारे आसपास की दुनिया को एक आणविक स्तर पर समझने की एक नई दृष्टि देता है। मिश्र धातुओं की मजबूती से लेकर हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनगिनत रासायनिक प्रक्रियाओं तक रसायन विज्ञान सचमुच हर जगह है। यह हमें दिखाता है कि घोलने जैसी एक साधारण सी क्रिया के पीछे कितने जटिल और सुंदर। आप चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पदार्थ की अवस्थाओं और उनके बदलावों की मूल गतिशीलता से जुड़े हैं। सुनने में ये किसी बहुत भारी भरकम विज्ञान की किताब का शीर्षक लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन असल में यह एक जासूसी कहानी की तरह है। जासूसी कहानी? हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें मुख्य किरदार है ऊर्जा। हम देखेंगे कि कैसे ऊर्जा कभी छिप जाती है, कभी अपना रूप बदल लेती है और कैसे ये हमारे आसपास की दुनिया को चलाती है। अच्छा। किचन में पक रहे खाने की खुशबू से लेकर पहाड़ों पर देर से पकने वाली दाल तक सब कुछ। ऊर्जा की जासूसी कहानी, मुझे ये तो बहुत पसंद आया। तो हमारा मिशन है रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली जो साधारण सी लगने वाली घटनाएं हैं उनके पीछे की इस छुपी हुई ऊर्जा के राज खोलना। जैसे गर्म खाने की महक हम तक पहुंचती कैसे है, या गर्मियों में घड़े का पानी बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो जाता है। हमें पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस इनके व्यवहार में मिलेंगे। आज की हमारी ये पड़ताल विसरण, वाष्पीकरण और सबसे दिलचस्प उस गुप्त ऊष्मा की दुनिया को समझेगी जो अवस्था बदलने के दौरान कहीं गायब सी हो जाती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले विसरण की बात करते हैं, यानी डिफ्यूजन की। गर्म खाने की खुशबू वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। हम किचन से दूर अपने कमरे में बैठे होते हैं और हमें पता चल जाता है कि आज खाने में क्या बना है। हाँ, और ये बिना किसी पंखे या हवा के भी होता है। देखिए, विसरण का सीधा सा मतलब है पदार्थों का अपने आप एक दूसरे में घुल मिल जाना। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। कण हमेशा उस जगह से भागते हैं जहां वे बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से? हाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उस जगह की ओर जाते हैं जहां वे कम होते हैं। अच्छा, जैसे एक भीड़ वाली जगह से लोग खाली जगह की ओर फैल जाते हैं, बिल्कुल वैसी। अरे वाह, क्या बात है, बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल वैसे ही कण एक तरह का संतुलन चाहते हैं। जब तक वे हर जगह बराबर नहीं फैल जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है।
अगरबत्ती की महक का एक कोने से शुरू होकर पूरे कमरे में फैल जाना इसी का नतीजा है। और ये तो हम महसूस भी करते हैं ना, गैसों में इसकी रफ्तार सबसे तेज होती है। बहुत तेज। इत्र की शीशी खुलते ही महक फैल जाती है। द्रवों में ये थोड़ा धीमा होता है, जैसे पानी में स्याही की बूंद डालें तो उसे घुलने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, लगता है। और ठोस में तो ये लगभग न के बराबर ही होता है। दो पत्थर एक दूसरे के बगल में सालों तक रखे रहें, वो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ तापमान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तापमान? हाँ, तापमान बढ़ाने का मतलब है कणों को ज्यादा ऊर्जा देना। जब कणों में ऊर्जा आती है तो वे ज्यादा तेजी से इधर उधर भागते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब समझिए, तो गर्म खाने के कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो हवा में तेजी से सफर करके हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। एकदम सही। जबकि फ्रिज में रखे ठंडे खाने के कण वो बेचारे सुस्त पड़े रहते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा ही नहीं होती कि वे हवा में दूर तक जा सकें। बिल्कुल। इसीलिए ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। तो विसरण में कण हवा में फैलकर हम तक पहुंचते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कण सिर्फ हवा में नहीं फैलते बल्कि अपनी अवस्था ही बदल लेते हैं, जिससे गीले कपड़े का पानी गायब हो जाता है। मुझे लगता है हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हाँ, और ये विसरण से बिल्कुल अलग है। दिलचस्प बात यह है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो पूरे पानी में एक साथ नहीं होती। ये सिर्फ सतह का खेल है। सतह का खेल? विज्ञान की भाषा में इसे सतही परिघटना कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या पानी के अंदर वाले कण इस खेल में हिस्सा नहीं लेते? एक तरह से नहीं। सोचिए, एक गिलास पानी में जो कण सतह पर हैं वे सबसे ज्यादा आजाद हैं। उन्हें नीचे वाले कण खींच तो रहे हैं, लेकिन ऊपर से उन्हें हवा और आसपास के वातावरण से लगातार ऊर्जा मिल रही है। अच्छा। और जब किसी एक कण को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपने नीचे वाले साथियों का आकर्षण तोड़कर भाग सके, तो वो भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। और ये सब बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर होता रहता है? हाँ, यही खास बात है। ये प्रक्रिया क्वथनांक से बहुत कम तापमान पर होती रहती है। अच्छा, तो सतह के कण ऊर्जा पाकर एक एक करके भागते रहते हैं, और जाहिर है अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो ज्यादा कणों को भागने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। जैसे चाय को कप की जगह प्लेट में डालकर पीने से वो जल्दी ठंडी हो जाती है, या कपड़ों को फैलाकर सुखाने से वे जल्दी सूखते हैं। बिल्कुल। सतह का क्षेत्रफल पहला बड़ा कारक है। दूसरा है तापमान, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा तेजी से वाष्पीकरण। सही। और तीसरा कारक थोड़ा अलग है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। हाँ, बरसात के मौसम में कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। मैं हमेशा सोचती थी ऐसा क्यों होता है। इसे ऐसे समझिए कि हवा एक स्पंज की तरह है। अगर स्पंज पहले से ही पानी से भरा हो तो वो और पानी नहीं सोख सकता। वैसे ही अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी या पानी की भाप मौजूद है तो वो और भाप को अपने में शामिल नहीं कर सकती, इसलिए वाष्पीकरण की रफ्तार धीमी हो जाती है। और चौथा कारक, वो हवा की गति होगी। तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं, पंखे के नीचे पसीना भी जल्दी सूखता है। सही पकड़ा। हवा इन भागे हुए कणों को सतह के पास से हटा देती है, जिससे नीचे वाले कणों को भागने के लिए खाली जगह मिल जाती है। तो प्रक्रिया तेज हो जाती है। हाँ, लेकिन इन सबसे ज्यादा दिलचस्प है वाष्पीकरण का ठंडक पैदा करने वाला प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट। एक मिनट, तो जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडक इसलिए महसूस होती है क्योंकि पसीना हमारे शरीर की गर्मी चुराकर भाग रहा है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि बस हवा लगने से ठंड लगती है। हवा मदद जरूर करती है, लेकिन असली कारण ऊर्जा की यही चोरी है। जैसा हमने कहा, कणों को द्रव से गैस बनने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा वे अपने आसपास से लेते हैं। बिल्कुल। पसीना हमारी त्वचा से गर्मी सोखता है, और जब वो भाप बनकर उड़ता है तो हमारी त्वचा की गर्मी अपने साथ ले जाता है, और पीछे रह जाती है ठंडक। अच्छा, तो मटके वाला सिद्धांत और हथेली पर एसीटोन रखने वाला, दोनों के पीछे एक ही विज्ञान है, वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा चुराना। हाँ, एसीटोन तो बहुत तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए वो हमारी हथेली से बहुत तेजी से गर्मी चुराता है और हमें बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती है। और मटके में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल। मिट्टी के घड़े में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे पानी रिसकर बाहर की सतह पर आता है। वहां ये पानी हवा के संपर्क में आकर वाष्पित होता है, और इसके लिए जरूरी गर्मी वो मटके के अंदर रखे पानी से खींचता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। कमाल है, मतलब ये एक प्राकृतिक फ्रिज है, आप कह सकते हैं। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जहां एक एक कण नहीं बल्कि पूरा का पूरा पदार्थ ही अपनी अवस्था बदल लेता है। बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। पहले गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक किसी भी ठोस के चरित्र की पहचान है। यह वो निश्चित तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। असल में यह हमें बताता है कि उस ठोस के कण एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मतलब जिसका गलनांक ज्यादा उसके कणों में दोस्ती ज्यादा पक्की। हाँ, आप कह सकते हैं। जैसे मोम के कणों का आपसी आकर्षण कमजोर होता है तो थोड़ी सी गर्मी मिलते ही वे अलग हो जाते हैं और मोम पिघल जाता है। वहीं लोहे के कण बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। उन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी बहुत ऊंचा तापमान चाहिए। और बर्फ के लिए यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन है। सही। अब आते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर। यहाँ मुझे हमेशा एक उलझन होती है। वाष्पीकरण में भी पानी भाप बनता है और उबलने पर भी, तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा हमने कहा, वाष्पीकरण एक शांत सतही प्रक्रिया है, वहीं क्वथन यानी उबलना एक बहुत ही उग्र और बल्क प्रक्रिया है। बल्क प्रक्रिया? बल्क का मतलब है कि यह पूरे द्रव में एक साथ होती है। आपने पानी उबलते हुए देखा होगा, बुलबुले बर्तन के तले से या बीच से उठते हैं। हाँ बिल्कुल। वे बुलबुले असल में पानी की भाप ही हैं जो द्रव के अंदर बन रही हैं।
तो उबलना सतह का खेल नहीं बल्कि पूरे द्रव का हंगामा है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, पानी के कण हमेशा भाप बनकर उड़ना चाहते हैं। ये उनका ऊपर जाने का दबाव है, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। और हमारे ऊपर जो हवा है उसका भी एक नीचे की तरफ का दबाव है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ज्यादातर समय हवा का दबाव जीतता है और पानी शांत रहता है। लेकिन जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके कणों का ऊपर जाने का दबाव बढ़ता जाता है। और एक पॉइंट पर हाँ, जिस तापमान पर पानी का ऊपर जाने का दबाव हवा के नीचे के दबाव के बराबर हो जाता है, उस तापमान पर पानी खुलकर उबलने लगता है। इसी तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। वाह, ये तो दबाव की लड़ाई है। समुद्र तल पे जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है इस लड़ाई को जीतने के लिए। सही। लेकिन पहाड़ों पर क्या होता है? वहां तो हवा का दबाव कम होता है। सही सोचा आपने। पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होता है, इसलिए पानी को ये लड़ाई जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो 100 डिग्री से कम तापमान पर ही, मान लीजिए 90 या 85 डिग्री पर ही उबलने लगता है। एक सेकंड, तो आप कह रहे हैं कि पहाड़ों पर खाना पकाने में ज्यादा वक्त इसलिए लगता है क्योंकि पानी जल्दी उबल जाता है? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि जल्दी उबलना मतलब जल्दी पकना। यही तो विज्ञान का मजा है। पानी उबल तो जल्दी जाता है, लेकिन उसका तापमान 100 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाता। दाल या चावल को गलने के लिए जो 100 डिग्री की गर्मी चाहिए वो उसे मिलती ही नहीं। पानी 90 डिग्री पर ही उबलकर भाप बनने लगता है। तो खाना कच्चा रह जाता है। हाँ, और उसे पकाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब समझ आया। मैं पिछली बार जब ट्रेकिंग पर गई थी तो हमारी मैगी बनने में ही आधा घंटा लग गया था। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन असली विलन तो वायुमंडलीय दाब था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। जब बर्फ पिघल रही होती है या पानी उबल रहा होता है तो एक अजीब चीज होती है। हम उसे लगातार गर्मी देते रहते हैं, लेकिन थर्मोमीटर की रीडिंग एक जगह आकर अटक जाती है। बर्फ के मामले में 0 डिग्री सेल्सियस पर और पानी के मामले में 100 डिग्री सेल्सियस पर। वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? वो गर्मी हमारी जासूसी कहानी के असली किरदार यानी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट के रूप में छिप जाती है। छिप जाती है? हाँ, लेटेंट का मतलब यह है छिपा हुआ। ये वो ऊष्मा ऊर्जा है जो थर्मोमीटर नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ये तापमान बढ़ाने का काम नहीं कर रही होती। तो फिर ये कर क्या रही होती है? ये अवस्था बदलने का सबसे मुश्किल काम कर रही होती है। ये ऊर्जा कणों के बीच की दोस्ती यानी उनके आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा पिघलकर पानी नहीं बन जाता, तब तक सारी ऊर्जा इसी काम में लगती रहती है और तापमान 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ऊर्जा के 2 काम हैं, या तो तापमान बढ़ाओ या अवस्था बदलो, और एक समय पर एक ही काम होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये गुप्त ऊष्मा 2 तरह की होती है। पहली है गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये वो ऊर्जा है जो 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर पूरी तरह द्रव में बदलने के लिए चाहिए होती है। और इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी उतना ठंडा नहीं लगता जितनी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ। मुझे यह बात कभी समझ नहीं आई थी। अब आएगी। जब आप 0 डिग्री के पानी को छूते हैं तो वो आपके हाथ से सिर्फ सामान्य गर्मी लेता है, लेकिन जब आप 0 डिग्री के बर्फ को छूते हैं तो वो पिघलने के लिए आपके हाथ से सामान्य गर्मी के साथ साथ ये भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा भी खींच लेती है। ऊर्जा की एक बड़ी चोरी। हाँ, और ये बड़ी चोरी हमें बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास कराती है। बर्फ के हर किलोग्राम में 3,34,000 जूल की छिपी हुई ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है। समझ गई। और दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मुझे लगता है ये और भी शक्तिशाली होगी। बहुत ज्यादा। ये वो ऊर्जा है जो 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में बदलने के लिए चाहिए होती है। पानी के लिए इसका मान तो हैरान करने वाला है, लगभग 22,60,000 जूल प्रति किलोग्राम। ये गलन की गुप्त ऊष्मा से लगभग 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना। और इसी वजह से उबलते पानी की तुलना में भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे हमेशा लगता था कि दोनों का तापमान तो 100 डिग्री है, तो दर्द बराबर होना चाहिए। नहीं, तापमान भले ही बराबर हो, लेकिन ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है। 100 डिग्री के उबलते पानी में एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा होती है, लेकिन 100 डिग्री की भाप में उतनी ही ऊष्मा के साथ साथ ये 22.6 लाख जूल प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा भी छिपी होती है। बाप रे। जब ये भाप आपकी त्वचा से टकराकर वापस पानी में बदलती है तो ये उस सारी छिपी हुई ऊर्जा को एक साथ आपकी त्वचा को दे देती है, जिससे बहुत गहरा जख्म होता है। तो भाप असल में एक ऊर्जा का बम है जिसमें गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। आज हमारी ऊर्जा की जासूसी कहानी लगता है अपने अंजाम तक पहुंच गई। हमने देखा कि कैसे ऊर्जा कणों को गति देती है, अवस्था बदलवाती है और कभी-कभी एक जासूस की तरह छिप भी जाती है। हाँ, और इन स्रोतों ने हमें ये देखने में मदद की कि कैसे ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन पदार्थ का रूप तय करता है। जब बर्फ पिघलती है या पानी भाप बनता है तो ऊष्मा सोखी जाती है, यानी ये अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करती है। और जब इसका उल्टा होता है हाँ। तो ऊष्मा बाहर निकलती है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प विचार है। मतलब जब भाप वापस पानी बनती है, जिसे संघनन कहते हैं, हाँ। या पानी वापस बर्फ बनता है, हाँ। तो ये छिपी हुई ऊर्जा वापस पर्यावरण में छोड़ दी जाती है। बिल्कुल। तो अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन ईंधन के बारे में है। सच कहूं तो जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शब्द सुनता हूं, मुझे कॉलेज के वो डरावने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल बोरिंग चीज है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे नियमों और समीकरणों के बजाय एक कहानी की तरह देखें तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। असल में ये हमारे चारों ओर की दुनिया की ही कहानी है।
और लगता है इस कहानी का मुख्य किरदार एक ही है, कार्बन। हर जगह कार्बन। जीवन कार्बन पर आधारित है, प्लास्टिक, ईंधन, सब कुछ। ऐसा क्या खास है इस एक तत्व में? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। कार्बन के पास आप कह सकती हैं 2 सुपर पावर्स हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। पहली है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ये तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। कार्बन हमेशा 4 दोस्त बनाना चाहता है। वो हमेशा 4 मजबूत बॉन्ड्स बनाता है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत सोशल है, हमेशा 4 बॉन्ड। लेकिन इसमें अनोखा क्या है? अनोखी है इसकी दूसरी सुपर पावर, और वो ही असली गेम चेंजर है, कैटिनेशन। कैटिनेशन। इसका मतलब है कार्बन की खुद से ही दोस्ती करने की कमाल की क्षमता। कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुत लंबी, मजबूत और स्थिर चेन बना सकते हैं। सीधी चेन, ब्रांच्ड वाली चेन, यहाँ तक कि गोल्ड रिंग्स भी। कोई और तत्व यह काम इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जो ना सिर्फ दूसरों से जुड़ता है बल्कि खुद से जुड़कर अंतहीन ढांचे बना सकता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जब ये लेगो का टुकड़ा अपने सबसे सरल दोस्त यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन का पूरा साम्राज्य। हाइड्रोकार्बन, ये नाम तो सुना हुआ है। हमारे रोजमर्रा के ईंधन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, क्या ये सब इसी परिवार का हिस्सा है? हाँ, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन नोट्स में इन्हें 3 मुख्य परिवारों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इन तीनों परिवारों में फर्क सिर्फ इस बात का है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ते हैं। हाथ कैसे पकड़ते मतलब? सोचिए, 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अगर वे सिर्फ एक हाथ से हाथ मिलाते हैं तो ये एक सिंगल बॉन्ड है। ये है एल्केन परिवार। ओके, एल्कीन। इन्हें सैचुरेटेड या संतृप्त कहते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की अधिकतम संख्या होती है और कोई जगह खाली नहीं होती। तुम्हारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन गैस होती है, क्या वो एक एल्कीन है? बिल्कुल। ब्यूटेन और प्रोपेन जो एलपीजी के मुख्य घटक हैं, दोनों एल्केन हैं। सीएनजी में इस्तेमाल होने वाली मीथेन भी इसी परिवार की है। इनके शांत स्वभाव की वजह से इन्हें पैराफिन भी कहते हैं, जिसका मतलब है कम लगाव। ठीक है, तो एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। फिर दूसरे परिवार कौन से हैं? अब सोचिए कि वही 2 कार्बन परमाणु ज्यादा मजबूती से जुड़ना चाहते हैं तो वे दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये बन गया एक डबल बॉन्ड। ये है एल्कीन परिवार। अच्छा, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने 2 हाथ आपस में ही उलझा लिए हैं, तो ये उतने हाइड्रोजन नहीं पकड़ सकते जितने एल्केन पकड़ सकते थे। एक मिनट, अगर इन्होंने 2 हाथ एक दूसरे को पकड़ने में इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो गया ना? हाँ, बॉन्ड तो मजबूत है, लेकिन ये थोड़ा अलग भी है। डबल बॉन्ड की वजह से अणु की संरचना चपटी हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन से भरपूर बॉन्ड बाहर की तरफ ज्यादा खुला होता है। इसलिए एल्कीन असल में एल्केन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ज्यादा क्रियाशील? तो क्या इसी वजह से इनका कोई ऐसा इस्तेमाल है जो एल्केन का नहीं हो सकता? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ केमिकल फलों को पकाने में मदद करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एथीन, जो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, एक प्लांट हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। इसी का इस्तेमाल कच्चे तोड़े गए फलों को बाजार में भेजने से पहले कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अरे वाह! और यही एथीन जब हजारों की संख्या में जुड़ जाता है तो पॉलीएथीन यानी हमारी जानी पहचानी पॉलीथीन बन जाती है। कमाल है, यानी जिस चीज से फल पकता है उसी से प्लास्टिक की थैली भी बनती है। तो फिर तीसरा परिवार क्या है? ट्रिपल बॉन्ड? बिल्कुल, ये है एल्काइन परिवार। यहाँ कार्बन परमाणु 3 बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एल्कीन से भी ज्यादा अनसैचुरेटेड और क्रियाशील होते हैं। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण क्या है? इसका सबसे मशहूर सदस्य है एसिटिलीन। आपने शायद वेल्डिंग करने वालों को देखा होगा जिनके पास एक टॉर्च होती है जिससे बहुत तेज नीली लौ निकलती है। हाँ, देखिए। वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टॉर्च होती है। एसिटिलीन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पैदा करती है। वाह! तो सिर्फ 1, 2 या 3 बॉन्ड का फर्क किसी अणु को एक स्थिर ईंधन, एक फल पकाने वाले केमिकल या फिर एक हाई टेम्परेचर वेल्डिंग गैस बना सकता है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू है। छोटे छोटे बदलावों से गुणों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अब मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं और दोनों ही हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, तो फिर इनमें बुनियादी फर्क क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाइड्रोकार्बन चेन के आकार में छुपा है। पेट्रोल असल में छोटे और हल्के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिनमें आमतौर पर 5 से 12 कार्बन परमाणु होते हैं। छोटे होने की वजह से ज्यादा वाष्पशील होते हैं, मतलब आसानी से भाप बन जाते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर डीजल में भारी और लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 12 से 20 या उससे भी ज्यादा कार्बन परमाणु होते हैं। और इसी आकार के फर्क की वजह से इनके इंजन भी अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल आसानी से भाप बन जाता है, इसीलिए पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल की भाप के मिश्रण को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर सही समय पर एक स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है। ठीक है। लेकिन डीजल इतना वाष्पशील नहीं है, इसलिए डीजल इंजन एक अलग तकनीक अपनाता है। वो पहले सिर्फ हवा को सिलेंडर में लेता है और उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है। जब आप हवा को इतना ज्यादा दबाते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाती है। मतलब हवा को इतना दबाया जाता है कि वो खुद ही जलने जितनी गर्म हो जाए। एकदम सही। और फिर उस बेहद गर्म दबी हुई हवा में डीजल को एक स्प्रे की तरह इंजेक्ट किया जाता है। गर्म हवा के संपर्क में आते ही डीजल खुद ब खुद जल उठता है बिना किसी चिंगारी के। अच्छा, इसी को कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। अब समझ आया।
और मैंने ऑक्टेन और सीटेन नंबर के बारे में भी सुना है। क्या ये इनकी क्वालिटी मापने का तरीका है? हाँ, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। ज्यादा ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि पेट्रोल को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है बिना समय से पहले जले। ओके। वहीं डीजल की गुणवत्ता सीटेन नंबर से मापी जाती है। ज्यादा सीटेन नंबर का मतलब है कि डीजल गर्म हवा के संपर्क में आते ही कितनी जल्दी और आसानी से जलता है। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन एलपीजी और सीएनजी के बारे में भी एक सवाल है। कहते हैं गैस की कोई गंध नहीं होती, लेकिन घर में जब एलपीजी सिलेंडर लीक होता है तो एक बहुत तीखी और अजीब सी गंध आती है। वो क्या है? ये एक और शानदार सवाल है और इसका जवाब हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही असल में पूरी तरह गंधहीन होती हैं। सच में? हाँ। तो फिर वो गंध कहाँ से आती है? जिसमें बहुत तेज सड़े हुए लहसुन जैसी गंध होती है। इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा एलपीजी में मिला दी जाती है ताकि जरा सा भी लीक होने पर हमारी नाक उसे तुरंत पकड़ लें। वाह, यानी वो गंध एक सेफ्टी फीचर है, Yes. गैस का अपना गुण नहीं। और सीएनजी के बारे में कहते हैं कि वो एलपीजी से ज्यादा सुरक्षित है। क्या ये सच है? हाँ, कुछ हद तक ये सही है। इसका कारण भी बहुत सरल भौतिकी है। सीएनजी, जो मुख्य रूप से मीथेन है, हवा से हल्की होती है। अच्छा। इसलिए अगर ये लीक होती है तो ये तुरंत ऊपर उठकर हवा में फैल जाती है। वहीं एलपीजी हवा से भारी होती है। अगर ये लीक हो तो ये नीचे फर्श पर एक अदृश्य तालाब की तरह जमा हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब तो हुई कार्बन और हाइड्रोजन की बात, लेकिन हमारी दुनिया में एक और तत्व है जो हर जगह मौजूद है, ऑक्सीजन। क्या होता है जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन परिवार का हिस्सा बन जाता है? कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की एंट्री होती है, हमें कंपाउंड्स का एक बिल्कुल नया वर्ग मिलता है। सबसे पहला और जाना पहचाना उदाहरण है अल्कोहल। आमतौर पे अल्कोहल का मतलब एथेनॉल से समझते हैं, जो पेय पदार्थों में इस्तेमाल होता है। ये बनता कैसे है? ये फर्मेंटेशन यानी किण्वन की एक बहुत पुरानी प्रक्रिया से बनता है। इसमें यीस्ट जैसा सूक्ष्मजीव चीनी या स्टार्च को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ओके। इसके अलावा एथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन और कई कफ सिरप में भी होता है। इन नोट्स में कुछ खास शब्द हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल और डीनेचर्ड अल्कोहल। ये क्या है? ये सब एथेनॉल के ही अलग अलग रूप हैं, उनकी शुद्धता के आधार पर। रेक्टिफाइड स्पिरिट वो कमर्शियल अल्कोहल है जिसमें लगभग 95% अल्कोहल और 5% पानी होता है। और एब्सोल्यूट अल्कोहल? जब खास तरीकों से उस 5% पानी को भी निकाल दिया जाता है तो हमें मिलता है 100% शुद्ध अल्कोहल। और डीनेचर्ड अल्कोहल? ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब है। आपका अंदाजा सही है। देखिए, जो एथेनॉल पीने के लिए बेचा जाता है उस पर सरकार बहुत भारी टैक्स लगाती है, लेकिन एथेनॉल का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में और लैब में भी होता है। हाँ। तो औद्योगिक इस्तेमाल वाले एथेनॉल में जानबूझकर मेथनॉल जैसा कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। इससे ये पीने लायक नहीं रहता, यानी डीनेचर हो जाता है। अच्छा, ये टैक्स बचाने का एक तरीका है। ठीक है, अल्कोहल तो समझ आ गया, लेकिन मेरे किचन में सिरका भी रखा है, वो भी तो ऑर्गेनिक है। बिल्कुल। सिरका यानी एसिटिक एसिड, ये तब बनता है जब एथेनॉल का आगे ऑक्सीडेशन होता है। जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी में एसिटिक एसिड का सिर्फ 5 से 8% का घोल होता है। सिर्फ 5-8%? तो 100% शुद्ध एसिटिक एसिड कैसा होता होगा? नोट्स में एक शब्द है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बड़ा मजेदार है। 100% शुद्ध एसिटिक एसिड एक रंगहीन तरल होता है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये बहुत जल्दी जम जाता है। ये लगभग 16.6 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जैसे क्रिस्टल में जम जाता है। अरे वाह। क्योंकि ये जमने पर ग्लेशियर की बर्फ जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसकी एक और प्रतिक्रिया है एस्टरिफिकेशन। ये क्या होता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत प्रतिक्रियाओं में से एक है। जब एसिटिक एसिड जैसा कोई एसिड एथेनॉल जैसे किसी अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। और एस्टर की खासियत है उनकी मीठी फलों जैसी खुशबू। मीठी खुशबू मतलब जैसे परफ्यूम होती है? बिल्कुल। केलों, अनानास, स्ट्रॉबेरी और फूलों में जो मनमोहक सुगंध होती है वो अक्सर इन्हीं एस्टर कंपाउंड्स की वजह से होती है। अरे, तो क्या स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जो कभी कभी नकली केलों जैसी महक आती थी वो यही होता था? हम अनजाने में एस्टर बना रहे थे? तो बहुत हद तक मुमकिन है। और ये कमाल की बात है ना? हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ा और हमें ईंधन की तीखी गंध की जगह फलों की मीठी महक मिली। तो आज हमने वाकई कार्बन की एक पूरी जीवनी देख ली, एक अकेले परमाणु की 2 सुपर पावर से शुरू करके हाइड्रोजन के साथ मिलकर ईंधन बनाने तक, और फिर कैसे ऑक्सीजन के आने से कहानी में नए किरदार आ गए। बिल्कुल, हर चीज कितनी व्यवस्थित है। एक सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अणुओं का पूरा व्यवहार बदल देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये सरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे ईंधन और कुछ घरेलू रसायन बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत है। हमने अभी सिर्फ उन अणुओं की बात की है जिनमें कुछ गिने चुने परमाणु हैं। लेकिन तब क्या होता है जब यही परमाणु हजारों या लाखों की संख्या में जुड़कर विशाल और जटिल चेन बनाते हैं? आप पॉलीमर की बात कर रही हैं, जैसे पॉलीथीन? पॉलीथीन तो एक बहुत ही सरल उदाहरण है। सोचिए, जब ये कार्बन की चेन और भी जटिल हो जाती हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे और तत्व जुड़ जाते हैं, तब हमें मिलते हैं प्रोटीन जो हमारे शरीर की मशीनरी बनाते हैं। तब हमें मिलता है डीएनए, एक ऐसा विशाल अणु जो जीवन की पूरी किताब अपने अंदर समेटे हुए है। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि ये सरल से नियम और कुछ गिने चुने परमाणु मिलकर इतनी जटिल और अद्भुत संरचनाएं बना सकते हैं जो जीवन खुद है। आज हम एक ऐसे तत्व की कहानी में उतरेंगे जो
मतलब हर जगह है, हमारे अंदर भी बाहर भी। ये वो गुमनाम हीरो है जो पेंसिल की नोक से लेकर सबसे कीमती हीरे तक और हमारे खाने से लेकर हमें चलाने वाले ईंधन तक सब कुछ बनाता है। और मजे की बात यह है कि हम इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। ये है कार्बन। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी की कहानी बताते हैं कि आवर्त सारणी का ये छठा तत्व इतना खास क्यों है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे जीवन का तत्व बनाता है। आज हम इसी के राज खोलेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कार्बन में ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो बाकी तत्वों में नहीं है। ऐसा क्या है कि इसके लाखों करोड़ों यौगिक हैं जबकि बाकी सब मिलकर भी इसके आसपास नहीं पहुंचते। इसकी दो सुपर पावर है। पहली है इसकी जुड़ने की आदत, जिसे विज्ञान की भाषा में श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। श्रृंखलन? जी, इसका मतलब है कि कार्बन के परमाणुओं में आपस में ही जुड़कर लंबी लंबी मजबूत चेन बनाने की एक कमाल की क्षमता होती है। अच्छा। ये चेन सीधी हो सकती हैं, इनमें शाखाएं निकल सकती हैं, या ये बंद होकर छल्ले भी बना सकती हैं। ये तो लेगो ब्लॉक्स की तरह हुआ, जिन्हें आप किसी भी तरह जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। जी। पर सवाल यह है कि दूसरे तत्व ऐसा क्यों नहीं कर पाते? जैसे सिलिकॉन, जो आवर्त सारणी में ठीक कार्बन के नीचे है, वो भी तो ऐसा करने की कोशिश करता है ना? हाँ, कोशिश तो करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और यही कार्बन का असली राज छिपा है, स्थिरता। स्थिरता? कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंधन होता है वो असाधारण रूप से मजबूत और स्थिर होता है। सिलिकॉन जब चेन बनाता है तो वो बहुत कमजोर होती हैं, बहुत अस्थिर, मतलब हवा के संपर्क में आते ही टूट सकती हैं। लेकिन कार्बन की चेन वो तो अरबों साल तक स्थिर रह सकती हैं। अच्छा। और यही स्थिरता उसे अनगिनत स्थायी यौगिक बनाने का मौका देती है। ठीक है, तो ये लंबी लंबी चेन बनाने की ताकत ही इसकी एक सुपर पावर है। लेकिन सवाल यह है कि ये इतनी सारी चेन या बंधन बना ही क्यों पाता है? कोई और क्यों नहीं? यहीं पर इसका दूसरा राज छिपा है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और ये है इसकी दूसरी सुपर पावर, चतुर संयोजकता या टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी? देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर परमाणु की तरह ये भी स्थिरता चाहता है, जिसके लिए उसे अपना बाहरी कोश पूरा करना होता है, यानी उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये तो आसान लगता है, या तो 4 किसी से ले लें या अपने 4 किसी को दे दें। सुनने में आसान लगता है, पर ऊर्जा के नजरिए से ये लगभग नामुमकिन है। 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना, दोनों में इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि ये उसके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। तो फिर वो करता क्या है? तो कार्बन एक बहुत ही समझदारी का रास्ता अपनाता है, साझेदारी का। साझेदारी का मतलब ना लेना ना देना, सिर्फ साझा करना। एकदम सही। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करता है, जिससे सहसंयोजक बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और क्योंकि इसके पास साझा करने के लिए 4 हाथ हैं, ये एक ही समय में 4 अलग-अलग दिशाओं में बंधन बना सकता है। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अनगिनत दूसरे तत्वों के साथ या खुद अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है। यही 4 की ताकत इसे असीम संभावनाएं देती है। तो ये एक मास्टर कनेक्टर है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इन कनेक्शन से ये बनाता क्या है। एक ही चीज कार्बन, लेकिन उसके रूप इतने अलग। ये सोचना ही कमाल है कि सिर्फ परमाणुओं की जमावट बदलने से वही तत्व दुनिया की सबसे कठोर चीज भी बन सकता है, और इतना नर्म भी कि कागज पर निशान छोड़ दे। ये प्रकृति का सबसे बड़ा डिजाइन का सिद्धांत है। संरचना ही सब कुछ है। कार्बन के ये अलग अलग रूप, जिन्हें अपरूप या एलोट्रोप्स कहते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए हीरे से शुरू करते हैं। हीरा, जो अपनी कठोरता और चमक के लिए मशहूर है, इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना मजबूत बनाता है? हीरे के अंदर हर एक कार्बन परमाणु वो 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से मजबूती से जकड़ा होता है। ये एक त्रिआयामी मतलब 3D जाल बनाता है, जहां हर परमाणु हर दिशा से पूरी ताकत से बंधा हुआ है। अच्छा। इस बेहद कठोर और मजबूत संरचना को तोड़ना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह है कि हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तकनीकी भाषा में इसे sp3 संकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पहेली है। हीरा बिजली का कुचालक है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, पर वो ऊष्मा यानी गर्मी का बेहतरीन सुचालक है, धातुओं से भी बेहतर। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट बातें हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब भी उसी 3D जाल में छुपा है। देखिए, बिजली के प्रवाह के लिए आजाद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है जो इधर उधर घूम सकें। सही। हीरे में कार्बन के चारों जरूरी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में पूरी तरह व्यस्त हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली या आजाद नहीं है, इसलिए नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो करंट। ठीक है, ये समझ आया। पर फिर गर्मी इतनी आसानी से कैसे चली जाती है? क्योंकि ऊष्मा इलेक्ट्रॉनों के जरिए नहीं बल्कि परमाणुओं के कंपन से आगे बढ़ती है। हीरे की जो मजबूत और घनी संरचना है वो इन कंपनों को बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से एक परमाणु से दूसरे तक पहुंचाती है। अच्छा, जैसे एक लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को बहुत तेजी से धक्का दे सकते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से कटिंग टूल्स में हीरे का इस्तेमाल होता है, ताकि काटने से पैदा हुई गर्मी तुरंत फैल जाए और टूल पिघले नहीं। कमाल है। अब चलते हैं इसके बिल्कुल उल्टे रूप पर, ग्रेफाइट। है तो ये भी शुद्ध कार्बन, पर हीरे के एकदम विपरीत, मुलायम, चिकना और फिसलन भरा, जिससे हमारी पेंसिल की नोक बनती है। यहाँ संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। ग्रेफाइट में हर कार्बन परमाणु 4 के बजाय सिर्फ 3 दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है।
इससे मधुमक्खी के छत्ते जैसी चपटी षटकोणीय परतें बनती हैं। परतें। जी, आप कल्पना कीजिए कि कागज की कई पतली पतली चादरें एक के ऊपर एक रखी हैं। तो ये मुलायम इसलिए है क्योंकि ये परतें कमजोर होती हैं। परतें खुद में बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन वे आपस में एक बहुत ही कमजोर बल से जुड़ी होती हैं, जिसे वैन डर वाल्स बल कहते हैं। वैन डर वाल्स बल। हाँ, ये एक तरह की हल्की सी चिपचिपाहट जैसा है, कोई मजबूत गोंद नहीं। इसलिए ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो असल में ग्रेफाइट की यही परतें फिसलकर कागज पर उतरती जाती हैं। और ये बिजली का सुचालक भी है। एक ही तत्व कहीं बिजली का दुश्मन और कहीं दोस्त। ये कैसे हुआ? इसका जवाब भी उसी 3 के फिर में है। जैसा मैंने कहा, हर कार्बन परमाणु सिर्फ 3 बंधन बना रहा है, लेकिन उसके पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो आजाद हो गया। बिल्कुल, वो चौथा इलेक्ट्रॉन हर परमाणु पर खाली रह जाता है और पूरी परत में घूमने के लिए आजाद होता है। और यही आजाद इलेक्ट्रॉन जो हीरे में नहीं थे, ग्रेफाइट को बिजली का सुचालक बना देते हैं। इसे sp2 संकरण कहते हैं। वाह, मतलब सिर्फ एक बंधन और एक इलेक्ट्रॉन के फर्क ने जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। और एक तीसरा रूप भी है, फुलरीन, जो फुटबॉल जैसा दिखता है। हाँ, ये कार्बन परिवार का नया सदस्य है। C60 इसका सबसे जाना माना रूप है। इसमें 60 कार्बन परमाणु मिलकर एक खोखली गेंद जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक एक फुटबॉल की तरह। इसके गुण भी हीरे और ग्रेफाइट के बीच के हैं। न हीरे जितना कठोर, न ग्रेफाइट जितना नरम। इसकी खोज ने तो नैनो टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए हैं। ये सब सुनना बहुत दिलचस्प है, हीरा, ग्रेफाइट, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो इन सब का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? क्या हम वाकई इन कार्बन यौगिकों से इतने घिरे हुए हैं? घिरे हुए हैं। हम इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन। हाँ, साबुन। ये हमेशा मुझे जादू जैसा लगता है। तेल और पानी कभी नहीं मिलते, पर साबुन आता है और तेल चिकनाई को पानी में घोलकर बहा ले जाता है। ये होता कैसे है? ये बहुत ही खूबसूरत रसायन विज्ञान है। साबुन के अणु की बनावट 2 मुंह वाली होती है। उसका एक सिरा होता है सिर और दूसरा पूंछ। सिर और पूंछ। जी, जो सिर वाला हिस्सा है वो पानी को बहुत पसंद करता है, उसे जलरागी या हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो लंबी कार्बन चेन वाली पूंछ है वो पानी से नफरत करती है, लेकिन तेल और गंदगी से दोस्ती कर लेती है, उसे जलविरागी या हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो एक हिस्सा तेल को पकड़ता है और दूसरा पानी को। पर ये दोनों मिलकर गंदगी को बाहर कैसे निकालते हैं? मतलब ये अणु खुद को किसी खास तरह से जमा लेते हैं क्या? बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप साबुन को पानी में घोलते हैं तो ये अणु खुद को एक गोलाकार झुंड में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। इस झुंड में सारी तेल को पसंद करने वाली पूंछें अंदर की तरफ होती हैं और तेल या गंदगी की बूंद को चारों तरफ से घेर कर एक पिंजरे में कैद कर लेती हैं। और जो पानी को पसंद करने वाले सिर हैं वो बाहर की तरफ रहते होंगे? एकदम सही, वो बाहरी सतह पर पानी के संपर्क में रहते हैं। तो अब आपके पास एक ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर गंदगी कैद है और जिसकी बाहरी सतह को पानी पसंद है। जैसे ही आप पानी डालते हैं, पानी इन बाहरी सिरों को अपने साथ खींचकर बहा ले जाता है और उसके साथ गंदगी से भरा पूरा कैप्सूल भी बह जाता है। लेकिन कभी-कभी खासकर कुछ जगहों के पानी में साबुन काम ही नहीं करता, झाग नहीं बनता। ऐसा क्यों? उसे कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं। ये आयन साबुन के साथ मिलकर एक चिपचिपा अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं, जिसे हम मैल या स्कम कहते हैं। अच्छा, वो जो मैल जम जाता है। हाँ, ये सफाई करने के बजाय कपड़ों पर जम जाता है। इसीलिए ऐसी जगहों पर डिटर्जेंट बेहतर काम करते हैं, क्योंकि उनकी बनावट थोड़ी अलग होती है और वे इन आयनों के साथ मैल नहीं बनाते। ये तो बहुत काम की जानकारी है। साबुन के अलावा प्लास्टिक की दुनिया भी तो कार्बन की ही देन है। पॉलिथीन, पीवीसी पाइप, नॉनस्टिक बर्तनों की कोटिंग, ये सब क्या है? ये सब बहुलक या पॉलीमर्स हैं। बहुलक का मतलब है एक ही छोटी कार्बन इकाई, जिसे मोनोमर कहते हैं, को हजारों लाखों बार दोहराकर बनाई गई एक बहुत लंबी चेन। पॉलिथीन एथीन नाम के एक छोटे अणु की लंबी चेन है। नॉनस्टिक बर्तनों पर लगी टेफ्लॉन की परत भी कार्बन का ही एक बहुलक है। ये कार्बन की श्रृंखलन वाली सुपर पावर का ही नतीजा है। और शायद सबसे जरूरी, हमारा खाना और हमारी दवाइयां, इनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं। बिना किसी शक के हमें तुरंत ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज C6H12O6 वो एक कार्बनिक यौगिक है। दर्द दूर करने वाली एस्पिरिन या बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल, ये सब जटिल कार्बनिक अणु हैं। और तो और हमारा शरीर जिन प्रोटीन, विटामिन और फैट से बना है, हमारा DNA जो हमारी पहचान है, वो सब कुछ कार्बन की लंबी लंबी चेनों का ही खेल है। सच तो यह है कि हम खुद चलते फिरते कार्बन के यौगिक हैं। तो कार्बन की 2 सीधी सादी सुपर पावर, लंबी चेन बनाने की क्षमता और 4 बंधन बनाने की ताकत, उसे हीरा भी बनाती है, ग्रेफाइट भी, हमारे शरीर का हर हिस्सा भी, और हमें साफ रखने वाला साबुन भी। ये वाकई इस दुनिया का सबसे आधारभूत तत्व है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे एक ही तत्व के कुछ बुनियादी नियम उसे अनगिनत रूप और गुण दे सकते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही सुंदर अध्याय है जो यहाँ पूरा होता है। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण रसायन की। हमारे पास जो नोट्स है वो UPSC और SSC जैसी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं, तो मतलब जानकारी एकदम सटीक और तथ्यों से भरी हुई है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि उस अदृश्य रासायनिक कहानी को समझना है जो हमारे चारों ओर हर पल घट रही है। एक कहानी जो हमारी सांसों से शुरू होती है, आसमान तक जाती है और वापस हमारे पानी में घुल जाती है।
चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके जो किरदार हैं, ये रसायन, ये हमारी दुनिया का हर पहलू तय कर रहे हैं। हर पहलू? हाँ, हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारी ऐतिहासिक इमारतों की उम्र तक सब कुछ इसी अदृश्य कहानी का हिस्सा है। तो फिर कहानी की शुरुआत हवा से ही करते हैं। वायु प्रदूषण, सीधी भाषा में तो इसका मतलब है हवा में उन चीजों का मिल जाना जो वहां नहीं होनी चाहिए। सही। लेकिन नोट्स में एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो है प्रदूषकों के दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। ये बस पहले और दूसरे नंबर पर आने जैसी बात है या इसमें कुछ और गहरा है? नहीं, ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो सीधे अपने स्रोत से निकलते हैं, जैसे हैं वैसे ही। जैसे? सोचिए, गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकली सल्फर डाइऑक्साइड। ये समस्या का सीधा और सपाट रूप है। ओके, तो फिर द्वितीयक प्रदूषक क्या हुए? असली खतरा असल में द्वितीयक प्रदूषकों से है। ये विलन की तरह हैं जो भेस बदलकर हमला करते हैं। अच्छा। हाँ, ये तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक हवा में मौजूद सूरज की रोशनी या दूसरे रसायनों से मिलकर कुछ नया और ज्यादा खतरनाक बना लेते हैं। मतलब ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो हवा में हो रहा है। बिल्कुल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, वो सीधे नहीं निकलता, वो हवा में बनता है और ये अक्सर अपने मूल रूप से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं का एक मिलाजुला रूप है स्मॉग। मैं तो हमेशा स्मॉग को एक ही चीज समझती थी, सर्दियों में शहरों के ऊपर जो धुंधलापन दिखता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। पर ये नोट्स बताते हैं कि लंदन में सर्दियों का स्मॉग और लॉस एंजलिस में गर्मियों का स्मॉग, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये अंतर क्या है? आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है क्योंकि दिखते ये एक जैसे हैं पर इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। जो लंदन वाला स्मॉग है उसे हम शास्त्रीय स्मॉग कहते हैं। शास्त्रीय स्मॉग, ठीक है। ये ठंडी और नमी वाली हवा में बनता है। इसका नुस्खा सीधा है, धुआं प्लस कोहरा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी जो प्रकृति है वो अपचायक यानी रिड्यूसिंग होती है और ये सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें होती हैं। जी। वहीं दूसरी तरफ है लॉस एंजल्स वाला प्रकाश रासायनिक स्मॉग। प्रकाश रासायनिक मतलब इसमें रोशनी का कोई रोल है? बिल्कुल, ये गर्म, सूखी और धूप वाली जगहों का दुश्मन है। यहाँ नुस्खा बदल जाता है। गाड़ियों से निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और तेज धूप, ये तीनों मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बनाते हैं। ओह। इसकी प्रकृति ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग, और इसका पहला असर आंखों में तेज जलन के रूप में महसूस होता है। तो एक है सर्दी की नमी वाला दुश्मन, दूसरा है गर्मी की धूप वाला। चलिए अब हवा के जहरीले कॉकटेल से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक ऐसे असर की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, एक बहुत बड़ा विषय। नोट्स में ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाने के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की उपमा दी गई है। ये कंबल सूरज के गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन उसे पूरी तरह बाहर नहीं जाने देता, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कंबल हमारे लिए जरूरी है। इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, मतलब हम सब जम गए होते। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हमने अपनी गतिविधियों से इस दोस्त का गला घोट दिया है। जीवाश्म ईंधन जलाकर हमने इस कुदरती कंबल को जरूरत से ज्यादा मोटा कर दिया है। अब ये जरूरत से ज्यादा गर्मी रोकने लगा है। और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल, हमने एक अच्छी चीज को बहुत ज्यादा करके बुरा बना दिया है। और इस कंबल को मोटा करने वाली मुख्य गैसें कौन सी हैं? नोट्स के मुताबिक सबसे बड़ी गुनहगार तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, CO2। लेकिन मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि मीथेन जो धान के खेतों और पशुओं से निकलती है वो CO2 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब प्रति अणु गर्मी सोखने की उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मात्रा भले ही CO2 से कम हो पर असर बहुत मजबूत है। और फिर लिस्ट में CFCs भी हैं। जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे पुराने AC और फ्रिज से निकलते थे, और नाइट्रस ऑक्साइड जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों से आती है। जब हम इन स्रोतों को देखते हैं, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारा खाना, तो पता चलता है कि ये कोई दूर की समस्या नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, हर चीज से। तो हमने देखा कि कैसे हवा में मौजूद रसायन हमारे ग्रह को गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये रसायन हमेशा हवा में तो नहीं रहते, बारिश के साथ ये नीचे आते हैं और हमारे जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जहाँ ये एक अलग तरह का कहर बरपाते हैं। और यहीं से बात शुरू होती है अम्लीय वर्षा की। बिल्कुल सही कनेक्शन है। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन हवा और पानी के प्रदूषण की एक दुखद जुगलबंदी है। जुगलबंदी? हाँ, हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी की बूंदों से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और जब ये तेजाब बारिश के साथ जमीन पर गिरता है तो ये किसी भी चीज को बख्शता नहीं। नोट्स में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो बहुत डरावना है, स्टोन लेप्रेसी, यानी पत्थर का कुष्ठ रोग। और इसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ताजमहल है। उसका संगमरमर पीला पड़ रहा है। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया सीधी लेकिन विनाशकारी है। संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर जब सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है तो वो उसे गलाकर कैल्शियम सल्फेट में बदल देता है। तो वो पत्थर को खा जाता है? एक तरह से हाँ। ये पत्थर की ऊपरी परत को धीरे धीरे खा जाता है, उसकी चमक छीन लेता है, और ये सिर्फ इमारतों को नहीं, जंगलों को, खेतों की मिट्टी और झीलों में रहने वाले जीवों को भी खत्म कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम आज प्रदूषण पूरी तरह रोक भी दें तो जो नुकसान हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता?
क्या ताजमहल पर हुआ यह असर स्थायी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो नुकसान हो चुका है उसे पूरी तरह से पलटना लगभग नामुमकिन है। हाँ, आगे होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। और कुछ हद तक सफाई करके। हाँ, सफाई और संरक्षण के तरीकों से मौजूदा हालत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पत्थर अपनी असली सदियों पुरानी चमक खो चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को हुआ कुछ नुकसान हमेशा के लिए होता है। अब वायुमंडल में और भी ऊपर चलते हैं, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। यहाँ हमारी एक रक्षा कवच है, ओजोन परत। जी, हमारा सुरक्षा कवच। नोट्स में अच्छी ओजोन और बुरी ओजोन के बीच का फर्क बताया गया है, जो काफी रोचक है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। हमारे आसपास जो ओजोन है वो एक प्रदूषक है, मतलब बुरी ओजोन। लेकिन ऊपर आसमान में यही ओजोन अच्छी ओजोन है, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। बिल्कुल। और कई दशकों तक हमारी सबसे बड़ी चिंता इसी अच्छी ओजोन में हो रहा छेद था। इसका मुख्य विलेन था CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो स्प्रे कैन्स और फ्रिज में इस्तेमाल होता था। जी, ये रसायन इतने स्थिर होते हैं कि ये बिना किसी बदलाव के धीरे धीरे ऊपर समताप मंडल तक पहुंच जाते थे। असली तबाही वहां शुरू होती थी। नोट्स में एक लाइन है जो दिमाग घुमा देती है कि क्लोरीन का सिर्फ एक परमाणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को खत्म कर सकता है। हाँ, 1,00,000 को। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये काम कैसे करता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर सच है। समताप मंडल में सूरज की तेज यूवी किरणें CFC को तोड़कर क्लोरीन का एक परमाणु आजाद कर देती हैं, जिससे फ्री रेडिकल कहते हैं। बिल्कुल। ये आजाद क्लोरीन परमाणु एक ओजोन अणु से टकराकर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद फिर से आजाद हो जाता है। फिर ये दूसरे ओजोन अणु पर हमला करता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। एक अकेला परमाणु एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये तो बहुत भयानक है। तो हमने इसे रोका कैसे? और कमाल की बात यह है कि हमने इसे रोका। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ, इसने साबित किया कि जब विज्ञान स्पष्ट हो और दुनिया के देश मिलकर काम करें तो हम ग्रह को ठीक कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल आज तक की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि मानी जाती है। ये आज क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा सबक और उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। हवा और वायुमंडल की कहानी समझने के बाद अब जमीन पर उतरते हैं और पानी की बात करते हैं। जल प्रदूषण से जुड़े 3 शब्द नोट्स में बार बार आते हैं: सुपोषण, जैव आवर्धन और ऑक्सीजन मांग। ये सुनने में काफी तकनीकी लगते हैं। एक कहानी की तरह समझते हैं। कहानी शुरू होती है सुपोषण से। इसे अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 1 मिनट, सुपोषण आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने बगीचे में जरूरत से ज्यादा खाद डाल दें तो क्या होगा? पौधे जल जाएंगे। बिल्कुल। सुपोषण भी वैसा ही है, लेकिन पानी के लिए। जब खेतों से बहकर उर्वरक यानी फॉस्फेट और नाइट्रेट किसी तालाब या झील में पहुंचते हैं तो वो पानी में उगने वाले शैवाल यानी एल्गे के लिए सुपर फूड बन जाते हैं। तो इससे तो पानी हरा भरा हो जाना चाहिए। इसमें समस्या क्या है? समस्या तब शुरू होती है जब शैवाल की ये बेशुमार फसल मरती है। ओह! इन मरे हुए शैवालों को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, पानी का दम घुट जाता है। और मछलियां और दूसरे जीव? ऑक्सीजन के बिना वो मरने लगते हैं और एक जीती जागती झील एक मरे हुए तालाब में बदल जाती है। यानी अच्छी चीज की अधिकता भी बुरी है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में जहर का बढ़ते जाना। बिल्कुल। मान लीजिए पानी में DDT जैसा कोई कीटनाशक बहुत ही कम मात्रा में है। इतना काम कि शायद पता भी ना चले। हाँ, उसे पानी के छोटे छोटे जीव खाते हैं। फिर उन जीवों को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, और फिर उस बड़ी मछली को कोई पक्षी खा लेता है। अच्छा। हर पड़ाव पर वो जहर उस जीव के शरीर में जमा होता जाता है और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जो जहर पानी में ना के बराबर था वो खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी जीव के शरीर में जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। इसका कोई असल उदाहरण है? हाँ, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बाज जैसे पक्षियों में देखा गया, जिनके अंडों के छिलके DDT के कारण इतने पतले हो गए कि वे बच्चे निकलने से पहले ही फूट जाते थे। और तीसरा शब्द है ऑक्सीजन मांग, यानी BOD और COD। क्या ये पानी की सेहत का थर्मामीटर है? एकदम सही उपमा है। BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मापता है कि पानी में मौजूद जैविक कचरे को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो नियम सीधा है। UD का मतलब है कि पानी बीमार है। तो आज की चर्चा में हमने एक पूरी कहानी को समझा, कैसे हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकला धुआं हवा में जहर घोलता है, स्मॉग बनाता है, हमारे ग्रह को गर्म करता है, तेजाब बनकर हमारे ताजमहल को गलाता है, और फिर बारिश के साथ बहकर हमारे तालाबों और झीलों का दम घोट देता है। हमने देखा कि कैसे रासायनिक प्रक्रियाएं स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर जुड़ी हुई हैं। हवा में जो होता है उसका असर पानी पर पड़ता है, और जो पानी में होता है उसका असर उसमें रहने वाले जीवों और उन्हें खाने वाले हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, इन सभी पर्यावरणीय प्रणालियों के आपसी जुड़ाव को देखते हुए हमारे दैनिक जीवन से अगला अप्रत्याशित रासायनिक खतरा कहां से उभर सकता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। लेकिन ये चैप्टर किसी किताब का नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है दैनिक जीवन में रसायन। मतलब ये वो विज्ञान है जो लैब से निकलकर सीधा हमारे बाथरूम और किचन तक पहुंचता है। हाँ, और हमारी दवाइयों की अलमारी तक भी।
हमारे सामने जो नोट्स हैं वो इसी दिलचस्प विषय पर हैं। तो आज हमारा मिशन है इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे के विज्ञान को समझना। मतलब साबुन झाग क्यों देता है, दर्द की गोली कैसे काम करती है, और आपकी हल्दी असली है या नकली, ये कैसे जाने। चलिए इसे आसान बनाते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सुबह की सबसे पहली चीज से, सफाई। हम रोज साबुन और डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये दोनों एक ही चीज है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि दिखने में ये एक जैसा काम करते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। कैसे? देखिए, साबुन जो है वो एक तरह से पारंपरिक तकनीक है। ये लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स, मतलब वसीय अम्ल, उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। अच्छा, एक मिनट, सोडियम और पोटेशियम, हाँ। इसमें भी कोई फर्क है क्या? हाँ, और ये फर्क हम रोज महसूस करते हैं। जो सोडियम वाले सॉल्ट होते हैं उनसे बनता है कठोर साबुन, जैसे कपड़े धोने वाला। बिल्कुल। और जो पोटेशियम वाले सॉल्ट होते हैं वो मुलायम होते हैं, उनसे बनता है हमारा नहाने वाला साबुन। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक तत्व बदलने से साबुन का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। कमाल है। तो फिर डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक मॉडर्न खोज है। ये पेट्रोलियम से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन से बनता है। अच्छा। ये लंबी चेन वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं, तो इनकी पूरी केमिकल फैमिली ही अलग है। इसीलिए इन्हें मजाक में साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। सोपलेस सोप्स। ठीक है, तो यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। मैंने सुना है कि साबुन खारे पानी में, मतलब कठोर जल में, ठीक से काम नहीं करता। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। अब होता यह है कि जब साबुन इन आयनों के संपर्क में आता है तो वो एक अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाता है। दही जैसा? हाँ, जिसे स्कम या मेल कहते हैं। अच्छा, तो वो जो सफेद सफेद परत बाल्टी पे जम जाती है वो यही स्कम है? एग्जैक्टली। और यही मेल कपड़ों पर चिपक जाता है और सफाई हो ही नहीं पाती। और डिटर्जेंट इस जाल में नहीं फंसता? नहीं, यही डिटर्जेंट बाजी मार ले जाते हैं। उनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं तो कोई मैल नहीं बनता। वो कठोर जल में भी आसानी से झाग देते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है ना, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। शुरुआती दौर के कुछ डिटर्जेंट्स जिनमें ब्रांच्ड चेन होती थी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे। मतलब बैक्टीरिया उन्हें आसानी से नष्ट नहीं कर पाते थे। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे बैक्टीरिया को एक सीधी सड़क पर चलना हो तो वो आसानी से उसे पार कर लेंगे। लेकिन वो पुराने डिटर्जेंट एक उलझे हुए रास्ते की तरह थे, कई गलियों वाले। तो बैक्टीरिया उनमें उलझ जाते थे और उन्हें तोड़ नहीं पाते थे। और इससे जल प्रदूषण की समस्या होती थी। बिल्कुल। अब अवश्य सीधी चेन वाले डिटर्जेंट बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलिए अब सफाई से सेहत की ओर बढ़ते हैं। हमारी दवाइयों की अलमारी भी तो एक छोटी मोटी केमिकल लैब ही है। हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। शुरुआत सबसे आम दवा से करते हैं, दर्द और बुखार की गोली। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक्स, जो दर्द कम करती हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासिटामोल। हाँ, वो हल्के दर्द के लिए हैं। और फिर मॉर्फिन या कोडीन जैसे भी हैं, जो गंभीर दर्द के लिए हैं पर उनकी लत लग सकती है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी है ज्वरनाशी यानी एंटीपायरेटिक्स, जो शरीर का तापमान मतलब बुखार कम करती हैं। और मजे की बात यह है कि पैरासिटामोल और एस्पिरिन दोनों ही ज्वरनाशी भी हैं। मतलब ये दर्द और बुखार दोनों में काम आती हैं। एक तरह से स्विस आर्मी नाइफ हो गई, कह सकते हैं। अच्छा, और पेट की एसिडिटी के लिए जो हम गुलाबी या सफेद रंग का सिरप पीते हैं, उसका क्या विज्ञान है? उन्हें कहते हैं प्रतिअम्ल यानी एंटासिड्स। हाँ। उनका काम पेट के अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा, न्यूट्रलाइज। हाँ, वो मूल रूप से क्षार यानी बेस होते हैं और एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को शांत कर देते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक की। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना? बहुत ज्यादा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? देखिए, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जिन्हें हम खाते हैं। वो शरीर के अंदर जाकर बैक्टीरिया को मारती हैं। जैसे पेनिसिलिन? हाँ, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये खून में घुलकर काम करती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक अंदर का सैनिक, तो फिर एंटीसेप्टिक? रोगाणुनाशी यानी एंटीसेप्टिक्स बाहर के सैनिक हैं। इन्हें जीवित ऊतकों पर, मतलब शरीर के बाहर घाव वगैरह पर लगाया जाता है। जैसे डिटॉल? बिल्कुल, डेटॉल जो क्लोरोक्सिलेनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण है, या टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एक मिनट, अगर दोनों का काम बैक्टीरिया को मारना है तो हम डिटॉल जैसी कोई चीज खा क्यों नहीं सकते? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब है टॉक्सिसिटी और टारगेटिंग में। एंटीसेप्टिक बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे शरीर के सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। वहीं एंटीबायोटिक्स को खास तौर पर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल पर हमला करें। वो टारगेटेड मिसाइल की तरह है, जबकि एंटीसेप्टिक एक कारपेट बॉम्ब की तरह। वाह, अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। एक और श्रेणी है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या है? ये वो दवाएं हैं जो मानसिक तनाव, चिंता जैसी स्थितियों के इलाज में काम आती हैं। ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। इक्विनिल और रिवेलियम इसके कुछ उदाहरण हैं। हाँ, पर ये बहुत शक्तिशाली दवाएं होती हैं और इन्हें हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। तो अब शरीर से निकलकर खेतों की तरफ चलते हैं, जहां से हमारा खाना आता है। यहाँ भी रसायन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले उर्वरक। बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी होती है। पौधों को मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सही। और यूरिया सबसे प्रसिद्ध उर्वरक है,
क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। और ये प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक भी था, है ना? हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। इससे पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवित प्राणियों में ही बन सकते हैं। और एक और नाम है CAN, जिसे किसान खाद भी कहते हैं। ऐसा क्यों? कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी की अम्लता को प्रभावित नहीं करता। ये मिट्टी के pH को न्यूट्रल बनाए रखता है। ये तो हुई पौधों को पोषण देने की बात, पर उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ DDT का नाम बहुत सुना है। हाँ, DDT की कहानी किसी फिल्म की तरह है। एक हीरो जो बाद में विलन बन गया। हीरो? हाँ, एक समय में ये एक चमत्कारी कीटनाशक था। इसने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों का सफाया कर दिया था। लेकिन फिर इसे बैन क्यों कर दिया गया? इसका कारण था बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन। मतलब ये प्रकृति में नष्ट नहीं होता था। और फिर वो फूड चेन में घुस गया। ठीक वैसे ही फसल से पानी में, पानी से छोटी मछलियों में, फिर बड़ी मछलियों में और फिर पक्षियों में। हर लेवल पर DDT की मात्रा उस जीव के शरीर में बढ़ती गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पक्षियों के अंडों के छिलके पतले होने लगे, उनकी आबादी घटने लगी। इसने पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। तब जाकर इसे बैन किया गया। तो कीड़ों को मारने के लिए अब क्या इस्तेमाल होता है? अब कई दूसरे केमिकल्स हैं, जैसे गैमेक्सिन या BHC, जिसे चींटियों और दीमक को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चूहों को मारने की दवा में मुख्य रूप से जिंक फॉस्फाइड होता है। चलिए अब इस जानकारी को सीधे अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। जी ये कुछ आसान टेस्ट हैं जिनसे हम खाने में मिलावट का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी बहुत काम की है। पहला, हल्दी पाउडर। इसमें अक्सर मेटानिल येलो नाम का एक सस्ता रंग मिलाया जाता है। और इससे घर पर कैसे जांचें? बहुत आसान है। एक चुटकी हल्दी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें। अगर रंग गहरा गुलाबी या बैंगनी हो जाए तो इसमें मिलावट है। अच्छा, हाँ। और काली मिर्च के बारे में क्या? उसमें पपीते के बीज मिलाते हैं। हाँ, इसका टेस्ट तो और भी आसान है। बस इन्हें पानी में डाल दीजिए। और असली काली मिर्च भारी होने के कारण डूब जाएगी, जबकि पपीते के बीज हल्के होने के कारण तैरते रहेंगे। ये तो मैं आज ही घर जाकर ट्राई करूंगा। और दूध में स्टार्च की मिलावट? दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें स्टार्च मिला देते हैं। इसे पकड़ने के लिए आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आयोडीन? हाँ, अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो मतलब इसमें स्टार्च मिलाया गया है। ये तो बहुत उपयोगी है। सरसों के तेल और घी के लिए भी कोई टेस्ट है? हाँ, सरसों के तेल में ऑर्गामोन तेल की मिलावट होती है, जिससे ड्रॉप्सी नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है। और शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट जांचने के लिए उसके लिए क्या करें? उसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चीनी मिलाकर हिलाएं। अगर मिश्रण का रंग लाल हो जाए तो घी मिलावटी है। तो आज हमने देखा कि कैसे रसायन विज्ञान सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन का हिस्सा है। बाथरूम के साबुन से लेकर रसोई की हल्दी तक हर जगह रसायन मौजूद है। बिल्कुल, और इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा सा समझकर हम न केवल ज्यादा जागरूक बन सकते हैं, बल्कि बेहतर और सुरक्षित विकल्प भी चुन सकते हैं। ये जानकारी हमें एक स्मार्ट उपभोक्ता बनाती है। हमारे सामने जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज हैं, वे उन चीजों के बारे में हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर शायद ही उनके बारे में सोचते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, कांच, ये शब्द बहुत आम लगते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम इनके पीछे छिपे असाधारण विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है इन साधारण चीजों के पीछे की असाधारण इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री को उजागर करना, जिसने हमारी दुनिया को बनाया है। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को डीकंस्ट्रक्ट करने जैसा है। ये सिर्फ केमिकल नहीं है, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे घर, हमारी सड़कें और यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी। हाँ, पीने का पानी भी सुरक्षित होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे तापमान में कुछ डिग्री का फर्क एक उपयोगी चीज को बेकार पाउडर में बदल सकता है। और कैसे एक छोटा सा 2% एडिटिव किसी चीज को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। एग्जैक्टली। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तीखी जानी पहचानी गंध की, जो अक्सर हमें सफाई का एहसास दिलाती है। ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, CaOCl2। हम सबने इसे इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसे बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस काफी दिलचस्प है। हाँ, प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन बड़े पैमाने पर होता है। सूखे भुजे हुए चूने यानी CaOH2 पर क्लोरीन गैस पास की जाती है। हाँ, क्लोरीन गैस Cl2 पास की जाती है और नतीजा होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और थोड़ा सा पानी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात इसकी गंध नहीं, बल्कि इसकी ताकत है ना? सही कहा। जो तीखी गंध हमें आती है वो असल में क्लोरीन की होती है, जो धीरे धीरे हवा में रिलीज हो रही है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर ब्लीचिंग पाउडर एक जैसा नहीं होता? जब हम दुकान से इसे खरीदते हैं तो क्या कोई तरीका है ये जानने का कि ये कितना शक्तिशाली है? अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे स्रोतों में प्राप्य क्लोरीन या अवेलेबल क्लोरीन का जिक्र है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ब्लीचिंग पाउडर की सारी शक्ति उसके अवेलेबल क्लोरीन में ही छिपी होती है। ओके। ये असल में उस क्लोरीन का परसेंटेज है जो रासायनिक क्रिया के लिए उपलब्ध है। एक अच्छी क्वालिटी वाले सैंपल में ये 35 से 38% होना चाहिए। अच्छा। यही वो हिस्सा है जो असल में रंग उड़ाने का यानी ब्लीचिंग का या कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो अगर इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या इसकी शक्ति कम हो जाएगी? बिल्कुल, ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करता है और अपनी क्लोरीन खो देता है। अरे, कुछ समय बाद ये सिर्फ एक सफेद पाउडर रह जाता है जिसमें कोई ब्लीचिंग पावर नहीं होती।
इसीलिए इसे हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखने की सलाह दी जाती है। ये तो कमाल है। एक ही केमिकल के दो इतने अलग अलग उपयोग हैं। एक तरफ ये कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन जैसे कपड़ों से रंग हटाने के काम आता है, और दूसरी तरफ हमारे पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम बीमार न पड़ें। और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों ही उपयोग क्लोरीन की एक ही प्रॉपर्टी पर निर्भर करते हैं। वो क्या? उसकी ऑक्सीकारक क्षमता यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा। चाहे कपड़े में मौजूद रंग के मॉलिक्यूल्स हों या पानी में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया, क्लोरीन उन्हें ऑक्सीडाइज करके नष्ट कर देता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ही है? हाँ, बस उसका एप्लीकेशन अलग अलग है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पानी और कपड़ों को साफ रखता है, लेकिन हमारे घरों को आकार देने वाला एक और सफेद पाउडर है जिसकी कहानी तापमान के एक जादुई आंकड़े पर टिकी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, पीओपी। इसका नाम तो बड़ा ग्रैंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके पीछे एक सीधी सी वजह है। इसे बनाने के लिए जिस पत्थर जिप्सम का इस्तेमाल होता है वो पेरिस के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया था। ओके। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.H2O। और इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही सटीक होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही थी। बहुत ज्यादा। जिप्सम CaSO4.2H2O को ठीक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक 100 डिग्री सेल्सियस? यहाँ पर ठीक शब्द पर इतना जोर क्यों? मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री में तापमान को कंट्रोल न कर पाए और वो 120 या 130 डिग्री चला जाए तो क्या होगा? क्या पीओपी और ज्यादा अच्छा बनेगा? नहीं, बिल्कुल उल्टा होगा। यहीं पर औद्योगिक रसायन विज्ञान की खूबसूरती और उसका खतरा दोनों छिपा है। अच्छा। अगर तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला गया तो जिप्सम अपने पानी के सारे मॉलिक्यूल्स खो देगा, बचेगा सिर्फ निर्जल कैल्शियम सल्फेट CaSO4। और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसे मृत तापित प्लास्टर या डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। डेड बॉन्ड प्लास्टर, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। मृत क्यों? अरे बाप रे। ये छोटी सी चूक, सिर्फ कुछ डिग्री का अंतर, एक उपयोगी निर्माण सामग्री को पूरी तरह से बेकार पाउडर में बदल देती है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्रिसीजन कितनी क्रिटिकल है। हाँ, यहाँ लगभग जैसा कुछ नहीं होता। और जब सही तरीके से बने पीओपी में पानी मिलाया जाता है तो ये वापस पानी सोख कर फिर से जिप्सम बन जाता है और एक कठोर मास में बदल जाता है। बिल्कुल। इसी वजह से टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने से लेकर मूर्तिकला और घरों में सुंदर छतें बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। और इस प्रक्रिया से जुड़ी एक और बात है जिसे कई लोगों ने अनुभव किया होगा, भले ही उन्हें इसके पीछे की केमिस्ट्री ना पता हो। क्या? ये एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब पीओपी में पानी मिलाया जाता है तो गर्मी निकलती है। अच्छा, हाँ मैंने सुना है। जब किसी के हाथ या पैर पर प्लास्टर चढ़ता है और वो हिस्सा हल्का सा गर्म महसूस होता है, वो यही है। वो असल में केमिस्ट्री का एक लाइव डेमो है जो आपकी हड्डी पर हो रहा है। वाह। तो पीओपी हमें चिकनी सतहें देता है, लेकिन उस चीज का क्या जो पूरी इमारत को एक साथ रखती है? अब बात करते हैं आधुनिक निर्माण के असली हैवीवेट की, सीमेंट। इसकी कहानी 1824 में जोसेफ एस्पेडन नाम के एक अंग्रेज से शुरू होती है। उन्होंने इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि जमने के बाद ये इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्टोन जैसा दिखता था। और ये कोई एक केमिकल नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक बहुत ही प्रिसाइज मिक्सचर है। हाँ। हमारे स्रोतों में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार निमोनिक भी दिया गया है। हाँ। लासलिम। लसिल। हाँ। यहाँ हर अक्षर एक मुख्य घटक को दर्शाता है। लाइन है लाइम के लिए CaO जो 60-65% होता है और सीमेंट को असली ताकत देता है। ओके। S है सिलिका के लिए SiO2 जो 20-25% है। Al है एल्यूमिना के लिए Al2O3 5-10%। और बाकी हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया जो रंग और कठोरता देते हैं। ये तो इसे याद रखने का एक शानदार तरीका है। लेकिन इन सब चीजों को मिलाकर क्लिंकर यानी सीमेंट के ढीले बनाए जाते हैं और फिर उन्हें पीसा जाता है। लेकिन पीसते समय अंत में उसमें 2-3% जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ये थोड़ा अजीब लगता है कि पूरी रेसिपी तैयार होने के बाद आप उसमें कुछ और मिला रहे हैं। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यही 2-3% जिप्सम सीमेंट को उपयोगी बनाता है। कैसे? अगर जिप्सम न मिलाया जाए तो सीमेंट में मौजूद एल्यूमिना पानी डालते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और पूरा मिश्रण कुछ ही मिनटों में पत्थर की तरह जम जाएगा। मतलब उसे इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आप उसे मिक्सर से निकालकर दीवार तक ले भी नहीं जा पाएंगे। तो जिप्सम एक तरह से ब्रेक का काम करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जिप्सम सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये उसे एक शुरुआती सेटिंग टाइम देता है ताकि मजदूरों को काम करने का समय मिल जाए। हाँ, उसे दीवार पे लगाने, फर्श पर फैलाने या किसी सांचे में ढालने का जरूरी समय मिल जाता है। ये छोटा सा कदम ही बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन को पॉसिबल बनाता है। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि जिस सीमेंट से हमारा घर बना है उसकी पूरी कार्यक्षमता इस 2-3% जिप्सम पर टिकी है। बिल्कुल। अगर वो ना होता तो हमारे पास कंक्रीट का एक बेकार पत्थर का टुकड़ा होता, इमारत नहीं। और जब इसी कंक्रीट में लोहे की छड़ें डाल दी जाती हैं तो उसे हम RCC कहते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, जो आज की बड़ी बड़ी इमारतों की जान है। हाँ, क्योंकि कंक्रीट दबाव या कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है लेकिन खिंचाव या टेंशन में कमजोर। और स्टील टेंशन में बहुत मजबूत होता है। RCC में हम दोनों की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ ले आते हैं, एक परफेक्ट पार्टनरशिप बनाते हैं। हमने अपने घर की नींव और दीवारों को बना लिया। अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हम बाहर की दुनिया देखते हैं, कांच। ग्लास। मैं हमेशा सोचता था कि कांच एक ठोस चीज है जैसे पत्थर या लोहा, लेकिन हमारे दस्तावेज कहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कांच एक यौगिक नहीं
बल्कि एक अति शीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है। हाँ ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। क्या इसका मतलब ये सचमुच बह रहा है अभी इसी वक्त? हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी धीमी गति से कि उसे देखने के लिए आपको सदियों तक इंतजार करना होगा। सच में? इसका कोई सबूत है? इसका सबसे आकर्षक प्रमाण मिलता है बहुत पुरानी इमारतों में, जैसे 100-200 साल पुराने चर्च या किलों की खिड़कियों में। अच्छा, अगर आप उनके कांच को बहुत ध्यान से मापें तो आप पाएंगे कि वे नीचे से थोड़े मोटे हो गए हैं और ऊपर से थोड़े पतले हो गए हैं। अरे वाह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच असल में एक बहुत ही ज्यादा विस्कस यानी गाढ़ा द्रव है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सैकड़ों सालों में बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारी खिड़की का कांच भी बह रहा है, बस हमारी जिंदगी उसे नोटिस करने के लिए बहुत छोटी है। सही कहा। हमारे दस्तावेज कांच के कई प्रकारों के बारे में भी बताते हैं जो अलग अलग कामों के लिए बने हैं। हाँ, कांच सिर्फ कांच नहीं होता, उसकी रेसिपी बदलकर उसके गुण बदले जा सकते हैं। जैसे? सबसे आम है मृदु कांच या सोडा ग्लास। ये सस्ता होता है और बोतलें, जार और आम खिड़कियां बनाने में काम आता है। ओके। फिर आता है हार्ड ग्लास या पोटाश ग्लास। ये ज्यादा तापमान सह सकता है, इसीलिए साइंस लैब के बीकर और फ्लास्क इसी से बनते हैं ताकि गर्म करने पर वे चटके नहीं। और कुछ स्पेशल वाले भी हैं, जैसे कैमरा लेंस और धूप के चश्मों के लिए? बिल्कुल। फ्लिंट कांच में लेड ऑक्साइड होता है जो इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बढ़ा देता है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। हाँ, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हाई क्वालिटी कैमरा लेंस और प्रिज्म बनाने में होता है। और धूप के चश्मे? एक और दिलचस्प है क्रुक्स कांच, जिसमें सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। इसकी खासियत यह है कि यह खतरनाक यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इसीलिए अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस इसी से बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली। और कांच को रंगीन बनाने का तरीका भी कम दिलचस्प नहीं है। ये सब पिघले हुए कांच में अलग अलग धातु के ऑक्साइड मिलाने का कमाल है, जैसे कोई शेफ अपने सूप में मसाले डाल रहा हो। ये एक तरह की रेसिपी ही है। अगर आपको गहरा नीला रंग चाहिए तो आप कोबाल्ट ऑक्साइड बनाएंगे। और हरा? अगर आपको हरा रंग चाहिए जो अक्सर पुरानी वाइन की बोतलों में दिखता है तो आप फेरोस ऑक्साइड मिलाएंगे। और बियर की बोतलों का भूरा रंग? वो फेरिक ऑक्साइड से आता है जो अंदर के लिक्विड को सूरज की रोशनी से बचाता है। हर रंग के पीछे एक खास केमिस्ट्री है। इन सब चीजों को समझने के बाद एक आखिरी प्रक्रिया का जिक्र है, एनीलिंग। एनीलिंग दस्तावेज कहते हैं कि ये कांच बनाने का सबसे जरूरी कदम है। ऐसा क्यों? कांच को बना के बस हवा में ठंडा क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर ऐसा किया तो कांच लगभग तुरंत ही चटक जाएगा या बहुत कमजोर हो जाएगा। क्यों? जब कांच को आकार दिया जाता है तो वो बहुत गर्म होता है। अगर उसे तेजी से ठंडा किया जाए तो उसकी बाहरी सतह तो जल्दी ठंडी और कठोर हो जाएगी, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म और पिघला हुआ रहेगा। अच्छा, तो एक इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, तापमान के इस अंतर से कांच के अंदर जबरदस्त इंटरनल स्ट्रेस पैदा होता है। एन्यूलिंग इस स्ट्रेस को हटाने का प्रोसेस है। तो उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं? बहुत धीरे धीरे। इसमें कांच की वस्तुओं को एक नियंत्रित तापमान वाले ओवन से कभी कभी घंटों या दिनों तक गुजारकर ठंडा किया जाता है। ये कांच को रिलैक्स करने का